हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। कृषि पढ़ना है ना? स्थानांतरित कृषि तो बता दिया था। एक पीडीएफ लगाना, एक बोल के। जय हो, जय हो, जय हो। आज बहुत अच्छा लिखा है मैंने। सुनाऊंगा, अभी पढ़ाई करो पहले। किस पे भेजने? सिकंदर। हाँ हाँ, कर हाय कर। ये तलबदार थे हम जो राहें ताक रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है। सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। लेकिन सुनाऊंगा तभी जब 2 घंटा पढ़ाई करोगे तो बोलो। सुनाऊंगा तभी जब 2 घंटा पढ़ो। 2 घंटा पढ़ो तो बोलो, नहीं तो फिर कैंसिल। नहीं तो कैंसिल। फिर क्या हो गया? कुछ हुआ है? 2 घंटे पढ़ लोगे ना तो क्लास 2 घंटे होने के बाद सुनाएंगे। देखो देखो, अब सुनो भाई। 2 आदमी है, क्या नाम है तेरा? चलो, एक अंतरा, ठीक है ना? तनु। तो एक अंतरा है, आवाज आएगी आएगी आएगी। एक अंतरा है और एक भाई साहब क्या है? तनु। 2 किसान है, सुन लो यार। 2 किसान है, ठीक है ना? किसान है भाई साहब। इसके पास में जमीन है कितना बीघा? 20 बीघा। कितनी जमीन है? 20 बीघा। और भैया इसके पास में जमीन है और केवल कितना बीघा है? 2 बीघा। कितना बीघा है? 2 बीघा। दिक्कत तो नहीं कुछ? 23 बीघा है तुम्हारे। चलो मान लो कि 2 बीघा, मान लेते हैं 2 बीघा। अब सुनो आप। आवाज बढ़ाऊं? बैठ जा बैठ जा। आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चों की? फुल है भाई, फुल है आवाज। नहीं आ रही आवाज? देखो तुम लोग ना शोर मचा रहे हो, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। यहाँ से सब ठीक है, आप चुपचाप पढ़ाई करो, फिर आएगी आवाज, ठीक है ना? पहले समझो, कहानी समझो। मैं बहुत अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ, ये कहानी तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इन दोनों की कहानी है, ठीक है ना? आप सुनो। जो अंतर है मान लो, मजा ऐसे कैसे आ जाएगा? देखो, अब मजा आएगा। आ रहा है मजा, धीरे धीरे आ रहा है। देख, हाँ हाँ हाँ, मजा ज्यादा है थोड़ा सा, तो इसलिए देखो आने वाला बस। है इतना बड़ा। देखो भाई वाह। देखो, ये हमारे पास में एक नोट्स है। अपने यहाँ की जो टीम है कंटेंट की, उस टीम ने नोट्स तैयार कर रखे हैं, ठीक है? तो मैंने कल कहा था ना कि मैंने उनको बोला है। तो इसमें जैसे बीपीएससी का पेपर होता है तो हर बार, हर साल प्रीलिम्स से पहले एक बैच पढ़ाते हैं, और वो उस हिसाब से प्री के हिसाब से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? बीपीएससी पढ़ाते समय थोड़े से टॉपिक ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन की संख्या लगभग 7, 6, 7 के आसपास, 7, 8 होती है। तो 7 के आसपास क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी है? 2 या ज्यादा होंगे तो 3। तो इसका मतलब है कि 2 प्रश्न आएंगे, और वो भी सिलेक्टिव टॉपिक में से आते हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिक उनमें से आएंगे। तो ये वाला जो पीपीटी है, ये पीडीएफ, ये आपको दिलवा देंगे, ठीक है ना? लेकिन ये सारी नहीं मिलेगी जो इसमें दे रखी है। इसमें आपको मिलेगी कौन सी? इसमें से जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो काट दूंगा मैं यहाँ से, जो काम की आपके एग्जाम में नहीं है। मतलब 120 पेज का है, तो इसको मैं आपको कर दूंगा 30 पेज का। जो फालतू का कंटेंट है वो इसमें से हट जाएगा, जो ठीक एग्जैक्टली काम का कंटेंट है वो आपके पास में आ जाएगा। बात समझे? तो ये नोट्स पे आपको पीपीटी लगा करके बोर्ड के ऊपर, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे समताप रेखा किसने बनाई, सौरमंडल की संकल्पना किसने दी, पेंजे शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इस तरीके के जो पॉइंट सब लिखे हैं, तो बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये वाले नोट्स आपको दे देंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो मतलब ये वाले नोट्स आपको दे देंगे। जैसे इसमें लिखा है ब्रह्मांड उत्पत्ति से सिद्धांत, महाविश्व स्फोटक, स्थिर अवस्था, दोलायमान, स्मृति। ये काम का नहीं तुम्हारा, एक ही काम का है, बिग बैंग। इसकी सौरमंडल उत्पत्ति कैसे, इसकी ब्रह्मांड उत्पत्ति से बिग बैंग, जॉर्ज लैमिंटन ने दिया। बस इतना ही काम का, इससे ज्यादा नहीं काम का। तो इसमें जितना भी फालतू का कंटेंट है वो सब बता देंगे, और बिल्कुल काम के कंटेंट के 30 पेज के वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स बना करके और आपको दे देंगे। समझ में आई बात? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा अगर पढ़ोगे तो कोई प्रश्न की गारंटी है नहीं, क्योंकि पता नहीं कैसा प्रश्न पूछेगा। अपने पेपर में नेचर वैसा ही तरीका है। मतलब होता है ना कि जब सामान्य पूछता है तो प्रश्न ऐसा आता है कि पढ़ाई हुए में से बन जाते हैं, और जब अगला ये सोच के बनाता है कि प्रश्न गलत होना चाहिए बच्चों का, तो फिर तुम चाहे कितना पढ़ा दो वो गलत होगा ही होगा। बात समझे नहीं समझे? तो इसमें ये बता देंगे, कुछ कुछ ऐड करने का रहा तो आपके पास नोट्स की प्रिंट आउट निकाल के लाना अपना, फिर आपको वहाँ पर नोट भी करवा देंगे कुछ कुछ, ठीक है ना? तो ये सिस्टम ठीक रहेगा ना? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स में आज रात को बैठ के इसमें से कट पिट कर दूंगा, जो काटना है वो हटा देंगे, और बाकी फिर आपको ये कर देंगे, ठीक? आप सुनो, इनकी बात सुनो, आप ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो टॉपिक। अंतरा के पास कितनी जमीन है? 20। तनु के पास कितनी जमीन है? 2 बीघा। अभी दोनों अड़ोस पड़ोस में है, इन दोनों की दोस्ती भी है। अब क्या हुआ? दोनों की बातचीत चल रही थी बैठे बैठे, भाई ये दोनों किसान हैं, दोनों बात कर रहे थे। अंतरा ने कहा कि हम तो अब की बात क्या कर रहे हैं, 20 के 20 बीघा में हम लगाएंगे, पूरा 20 बीघा में लगाएंगे गेहूं। क्या लगाएंगे? गेहूं। तो इसने बोले हम भी अब की बात 2 बीघा में क्या लगाएंगे? गेहूं। अब आप एक बताओ कि ये जो अंतरा का खेत है 20 बीघा, इसमें काम मशीन से होगा कि हाथ से काम होगा? सबको क्लियर? मतलब सारा काम किससे होगा? निराई, गुड़ाई, बुआई, जुताई, सारा काम किससे होगा? मशीन। पशुओं को काम में भी नहीं लगेगा, सारा काम मशीन से। इधर तनु है, इसको गेहूं उगाना है। इनके घर में मान लो इसके पास 2 बैल हैं, मान लो कोई बने हैं, तो ये जो जुताई होगी ये मशीन से होगी या फिर पशुओं से होगी? पशु से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो अब इसमें एक बात को समझो, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत जरूरी है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कहानी बता दे रहा हूँ बहुत सामान्य रूप से, आपको लगेगा लेक्चर में प्रश्न पूछा गया था इससे, इसी स्टोरी से, राजस्थान लेक्चर में आए थे यहाँ से क्वेश्चन। तो देखो, अच्छा ये बताओ, ये जहाँ पर जमीन का आकार बड़ा होगा वहां पर खेती कैसे होती है? मशीन से। जहाँ जोत का आकार छोटा होता है वहाँ सीमित कार्य मशीन से होते हैं। सीमित का मतलब खेत में जुताई या जो बुआई हुई वो कैसे होगी? वो होगी मशीन से। बाकी निराई, गुड़ाई, कटाई, वो सारे काम कैसे होते हैं? हाथ से। तो ये ध्यान रखना कि ये जो बड़ी, जिनके पास में जोत का आकार बड़ा है, जोत का आकार जिसके पास बड़ा होगा। अच्छा ये बताओ, इसने अंतरा ने अपने खेत में 20 बीघा में गेहूं लगाए, तो बताओ क्या इसका उद्देश्य सारे गेहूं खाना है, बेचना? इसका जब जोत का आकार बड़ा होता है तो इस प्रकार की खेती जो होगी ना, उसका पर्पज हमेशा होगा वाणिज्य। क्या पर्पज होगा? वाणिज्य। क्या उद्देश्य होगा? वाणिज्य। तो वाणिज्य कृषि हमेशा वो होती है जिसका पर्पज होता है कि हम खेत में कोई प्रोडक्ट उगाएंगे और उसको मार्केट में बेच दें। तो वाणिज्य कृषि में जोत का आकार बड़ा। अच्छा, तनु के खेत में जो 2 बीघा जमीन है, इसके खेत में मान लो गेहूं उगाया, तो इसका उद्देश्य गेहूं बेचना है या गेहूं का खाना है?
खाना है, खाने का मतलब हो गया जीवन यापन करना। क्या हो गया? जीवन यापन। तो देखो इसमें इसका जो है ना, ये होगी जो कृषि करेंगे ना, इसमें होगा जीवन निर्वाह। कौन सी होगी? जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह कृषि होगी। तो देखो वाणिज्य कृषि में जोत का आकार बड़ा, जीवन निर्वाह कृषि में जोत का आकार छोटा। आई बात समझ में? वाणिज्य कृषि में समस्त कार्य मशीन, और जीवन निर्वाह में सारे काम हाथ से। सारे काम किससे होंगे? हाथ। अब देखो एक बात को समझो, मान लो इनके घर में 5 आदमी, कितने आदमी है? 5। और इनके घर में भी कितने आदमी है? 5। 5 आदमी मान लो, ठीक है ना? ये 5 आदमी है, इधर भी 5 आदमी है, ठीक है। अब 5-5 लोग हैं इनके घर में, तो इस घर में 5 आदमी है, इधर भी 5 आदमी है। इधर जब खेती होगी इस तरफ, तो 2 बीघा में 5 आदमी काम कर रहे हैं, और 20 बीघा में कितने आदमी? 5। अब ज्यादा केयर किसमें होगी, देखभाल किसमें होगी? 2 बीघा। जमीन कम आदमी ज्यादा। इस प्रॉपर तरीके से खेत पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से खेती नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जब इनका प्रोडक्शन आएगा निकल करके, तो मान लो कि यहाँ पर कितने क्विंटल गेहूं हुए? 10 क्विंटल। और यहाँ पर क्विंटल हुए 80 क्विंटल। कितने हुए? 8 क्विंटल नहीं होंगे? जमीन तो देखो 20 बीघा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 10 क्विंटल गेहूं हुए। अब जैसे 10 क्विंटल गेहूं हुए, तो 5 उलट पड़े। बोले भाई अपना गेहूं बांट दो, बराबर काम किया। तो प्रत्येक आदमी को कितना आया? प्रत्येक आदमी कितना आया? 2 क्विंटल आया। 2 क्विंटल आया। इधर ये भी लट पड़ी, बोला हमारे गेहूं बांट दो। तो एक एक व्यक्ति कितना क्विंटल आया? 16 क्विंटल। तो गेहूं निकल गए, 16 क्विंटल बांटे आ गए। इधर एक आदमी के, ये भी कितने क्विंटल आया? 2 क्विंटल। ठीक है बात। भाई जब शाम को फिर दोबारा मुलाकात हुई अंतरा और तनु की 6 महीने बाद, बोले लड़ाई हो गई। तो क्यों लड़ाई होगी? बोले बंटवारे पे हो गई। तनु ये बोले हमारी लड़ाई होगी। बोले गेहूं बांट लिए, बोले बांट लिए। कितने कितने आए? बोले हमारे अंतर कहते हैं मेरे बांटे कितने आए? 16 क्विंटल। तनु कहते हैं मेरे कितने बांटे आए? 2 क्विंटल आए। ये खुश हो गई, ये खुश हो गई बेचारी। देख इसके केवल 2 क्विंटल, बस इधर 16 क्विंटल, ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखना कि वाणिज्यिक खेती में जो प्रति व्यक्ति होता है, वो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा हो, जबकि जीवन निर्वाह में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो। समझ में आ गई बात? फिर दोनों बैठ करके, और फिर दोनों ने क्वार्टर लगा लिया, दोनों पी खा करके, अब टल्ली होगी दोनों दोनों, मान लो ऐसे मान लो, है ना? पहले लड़ाई हुई है घर में, तो शाम को तो पार्टी होगी, ठीक है ना? अब दोनों दारू पी के टल्ली हो गई। अब आपको पता है दारू पिया हुआ व्यक्ति बहुत गणित तो कैसी हो जाती है एकदम से, है ना? गणित और अंग्रेजी दोनों अच्छी रहती है, और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा जाता है ना? तो भाई इन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया। अब हिसाब लगाया, तो हिसाब लगा के पता चला कि इसके खेत में प्रति बीघा उत्पादन हुआ कितना? 5 क्विंटल। कितना बीघा? 5 क्विंटल प्रति बीघा हुआ। और इन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कितना क्विंटल हुआ? 4। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात का, वाणिज्यिक कृषि में भले ही प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा हो, परंतु प्रति बीघा उत्पादन कम होता है। और गहन जीवन निर्वाह कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन भले ही कम हो, परंतु प्रति बीघा उत्पादन ज्यादा हो। अंतर समझ में आया कि नहीं? क्लियर होगी बात? ये इसमें मूलभूत अंतर है। वाणिज्यिक कृषि प्रति बीघा उत्पादन ज्यादा, जो कि प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा, जो कि प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा उत्पादन कम। और गहन जीवन निर्वाह कृषि में प्रति व्यक्ति कम, लेकिन प्रति हेक्टेयर ज्यादा। प्रति हेक्टेयर ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि कम लोगों ने ज्यादा जमीन पर ध्यान दिया। तो अधिक जब जमीन का केयर की जाएगी, तो उससे क्या होगा कि प्रति बीघा उत्पादन क्या होगा? उत्पादकता ज्यादा निकलेगी उसमें, इसमें प्रोडक्टिविटी आएगी कम। कम लोग हैं, जमीन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। समझ में कि नहीं बात? आपको पता है गेहूं कटाई होती है गाँव में, तो जिनकी जमीन कम होती है वो कहते हैं यार नहीं मशीन से नहीं कटवाएंगे, अपने तो मजदूर लगा कटवा लेंगे एक तो फालतू, या कैसे कटवा लेंगे? तो बोले क्यों? लेकिन मशीन जो है ना, वो एक एंगल जो होता है जितना, मतलब इतना इतना, या मान लो 5 इंच 6 इंच ऊपर से काटती है मशीन, काटती है ना मशीन, इतना इतना छोड़ देती है नीचे। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर पूरे खेत में इतना 6 इंच अगर फसल नीचे छूटेगी, तो जो पशुओं का चारा है वो कम होगा। ऐसा होता है। तो क्या करते हैं कि हाथ से कटवाते हैं ताकि नीचे तक पूरा गेहूं कट जाए। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो फिर तो ये ध्यान रखना, इन सब में अंतर होता है। अब ये वाला प्रश्न देखो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो गहन जीवन निर्वाह कृषि में क्या लिखा है? गहन जीवन निर्वाह कृषि जोत का आकार छोटा, वाणिज्यिक कृषि या बड़े क्षेत्र पर होती है इसलिए क्या बोलते हैं? विस्तृत। और चूंकि मशीनों के द्वारा होती है इसलिए क्या बोलते हैं? यांत्रिक। तो वाणिज्यिक या विस्तृत यांत्रिक कृषि में जोत का आकार बड़ा। देखो यहाँ अधिकांश कार्य किसके द्वारा होगा? हाथ के द्वारा, मनुष्य द्वारा होगा, पशुओं द्वारा होगा। तो यहाँ अधिकांश कार्य किससे होगा? मशीनों के द्वारा। यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा। गहन जीवन निर्वाह में प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा, और यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम। देखो जीवन निर्वाह कृषि का मतलब हो गया गेहूं बोएंगे, चावल बोएंगे, ऐसी फसल बोएंगे, बाजरा बोएंगे जो खाने योग्य हो, जो खुद भी खा ले और पशुओं को भी खिला दे। जबकि वाणिज्यिक कृषि में वो फसल बोएंगे जो सीधी काटी और मार्केट में बेच दी। जैसे 20 बीघा खेत है, तो वो सोचेगा 2 बीघा गेहूं कर लेते हैं, 1 बीघा में हरा चारा उगा लेते हैं कुछ पशुओं के लिए, और इस प्रकार से करेगा। बाकी में ऐसा उगा दे, गन्ना उगा दे, कपास उगा दिया, कुछ ऐसी उगा दी जो मार्केट में सीधा ज्यादा भाव पर जिसको बेचा जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से ये सिस्टम होता है जीवन निर्वाह कृषि और इसके अंदर, ठीक है ना? ये हो गया आपका। अगला कृषि का प्रकार है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बागानी या रोपण कृषि। कौन सी बोलते हैं? बागानी या रोपण कृषि, है ना? बागानी या रोपण कृषि, ठीक है। बागानी रोपण कृषि बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, खेत होते हैं बड़े बड़े, अभी भी छोटे खेत पर नहीं होती है। 20 बीघा खेत। अच्छा एक बताओ, किसी व्यक्ति के पास 3 बीघा खेत हो, आपने देखा उसने 3 बीघा में आम का बाग लगा रखा है? नहीं, जबरदस्ती क्या तो देखा है तो अलग बात, लेकिन आप देखना कि आम लीची जो ये बाग होते हैं बड़े बड़े, ये बड़ी भूमि हो 15 बीघा 20 बीघा, उनमें लगाते हैं ना सामान्यतः। तो जो बागान या रोपण जो कृषि होती है वो हमेशा जो है वो बड़े बड़े फार्म हाउसों में की जाने वाली होती है, ठीक है ना? देखो इसमें बड़ा निवेश चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बड़ा इन्वेस्टमेंट पेड़ लगाने हैं, मान लो कई लोग क्या करते हैं शीशम के पेड़ लगाते हैं, सागवान लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, महंगे वृक्ष लगाते हैं ना। और जब ऐसे पेड़ लगाते हैं तो भाई वो कॉस्टली भी आते हैं। कॉस्टली आने के साथ साथ एक एक पेड़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए पड़ता है, तो निवेश अधिक होता है, निवेश अधिक होता है। और इनमें जो श्रम होती है, चाय लगा दी, चाय का बाग लगा दिया, तो प्रॉपर एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। रबर का बाग लगा दिया, केला का बागान लगा दिया, कॉफी का बागान लगा दिया, है कि नहीं? तो उनमें एक एक पेड़ के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, कोई कीड़ा नहीं लग जाए। या फिर चुनाई होती है, पत्तियों को तोड़ते हैं कॉफी के, या फिर इसका कॉफी के बीज होते हैं, इसके चाय वगैरह के तोड़े जाते हैं। या मान लो केले का अमरूद का बागान है, तो उसमें से अमरूद तोड़ने के लिए व्यक्ति चाहिए, प्रॉपर तरीके से देखभाल चाहिए। तो एक बार पैसा, फिर दूसरी बात उगाते के तुरंत साथ फसल का उत्पादन, मतलब उसका जो उत्पादन नहीं होता है, एक 2-3 साल समय भी लग जाता है। जैसे आपने भी पेड़ लगाए, मान लो संतरे के पेड़ लगाए, तो अभी 3 साल लगेंगे भाई फसल लगने में, उसमें समय लगता है, उसमें तो बड़ा निवेश बागानी कृषि में या रोपण कृषि में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, गहन श्रम जिसको बोलते हैं, गहन श्रम चाहिए। इसके अलावा किसी एक फसल का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। बागानी कृषि में किसी एक फसल का उत्पादन बड़े लेवल के ऊपर एक प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो ये है। जैसे सामान्यतः कृषि करते हैं उसमें तो आप देखते हो कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, 2-3 मिक्स करके डाल देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? तो इसमें ऐसा नहीं होता है, तो बड़ा निवेश चाहिए, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, बड़ी भूमि चाहिए, और जो है किसी एक फसल का ही बड़े स्तर पर उत्पादन, कॉफी, चाय, नारियल, ये तमाम इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगला देखो, दूसरा है जैविक कृषि होती है। कृषि का एक प्रकार है, इसका नाम है कौन सी? जैविक। देखो जैविक कृषि पर थोड़ा ध्यान दो। जैविक कृषि सुनो एक बार ध्यान पर,
देखो आधुनिक जो जैविक कृषि है इसको विकसित करने का कार्य अल्बर्ट हार्वर्ड ने किया। किसने किया? अल्बर्ट हार्वर्ड। अल्बर्ट हार्वर्ड, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक जैविक कृषि को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड। तो अल्बर्ट हार्वर्ड, ठीक है ना। देखो इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर इसमें उपयोग होता है किसका? जैविक उर्वरकों का, जैसे नीम का प्रयोग हो गया, इन सब का। केंचुए की खाद हो गई, रासायनिक खाद नहीं, केंचुए की खाद। पशुओं के जो गोबर होता है उस गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं गांव के अंदर, देखते हो, और फिर उसको सड़ा गला करके फिर उसको खेत में डाल दिया जाता है। तो ये कुल मिला के हो गया। तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशक, पेस्टिसाइड की जगह पर बायो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड, और जैविक खाद का प्रयोग होता है। और ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना, राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना अक्टूबर 2004 से, ठीक है। इसके अलावा बृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला देश कौन सा है? क्यूबा। चीनी का टुकड़ा भी कौन सा है? क्यूबा, ठीक है ना। हालांकि श्रीलंका ने भी अपनाया था बृहद स्तर पर जैविक कृषि, एकदम से कह दिया कि एकदम से नहीं, बंद बाकी खेती, केवल जैविक खेती। अब अचानक से कृषि उत्पादन गिरा और आप देखो कि दिवालिया हो गया था श्रीलंका के हालात। श्रीलंका की संसद के अंदर वहां के लोग घुस गए थे, है ना, किस तरीके से सामान उठा कोई टीवी ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है ना। तो ये है पूर्ण जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। पूर्ण जैविक कृषि करने वाला कौन सा है? सिक्किम। पूर्ण जैविक वाला सिक्किम आएगा, ठीक है ना। देखो जैव कीटनाशक में, जैव कीटनाशक जिसका नाम है क्राइसोपा, क्या है? ऐसे पूछ ले क्राइसोपा है तो जैव कीटनाशक, क्राइसोपा क्या है? जैव कीटनाशक है। ऐसे ही एक महाराष्ट्र के किसान है और इनका नाम है सुभाष पालेकर। क्या नाम है? सुभाष पालेकर। और सुभाष पालेकर इन्होंने एक नई कृषि विकसित करी, इसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मतलब कम से कम खर्चे के साथ में और प्राकृतिक खेती करना, ठीक है ना। इसमें पेस्ट बनाया जाता है, कई चीजें, गुड़ डालते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, सत्तू जो होता है, आटा, वो डालते हैं। इस प्रकार से कई सारे प्रकार के पदार्थ डाल करके एक पेस्ट बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं खेत के अंदर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, जीरो बजट नेचुरल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारतीय परंपराओं पर आधारित कृषि का एक प्रकार है। इस कृषि तकनीक का विकास किसने किया? सुभाष पालेकर। मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कृषि करते थे उसी को दोबारा से अपनाना, गौमूत्र के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बनाना ना। तो ये ध्यान रखना, तीनों प्रश्न अलग हैं, दोनों प्रश्न अलग हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की नीति कौन लागू कर रहा है? आंध्र। और तकनीक का विकास कौन कर रहा है? सुभाष पालेकर, ठीक है ना। एक होता है आपका कौन सा? एक होता है मिश्रित कृषि, है ना, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग, देखो मिश्रित कृषि कौन सी होती है? जिसमें कृषि उत्पादन, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं का पालन। अच्छा, जनरली देखो जितने लोग खेती करते हैं वो सब मिश्रित कृषि करते हैं, बताओ ऐसा होता है नहीं होता है? तो 5 बीघा जमीन रखी है, 6 बीघा जमीन है, 2 गाय 3 गाय रख लेते हैं, 2 भैंस रख लेते हैं, है नहीं, गांव के अंदर। और गांव में भी जो लोग कुएं पर रहते हैं, कुएं पर रहना समझते हो? कुएं पर रहना नहीं समझते हो? अच्छा, अपने यहाँ बोलते हैं टोले में जो रहते हैं, टोला समझते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के अंदर नहीं रह करके, गांव से कुछ दूर जो खेत होते हैं, खेत में ही अपने 2 मकान बना लेते हैं, नहीं पक्के मकान बनाते हैं, बना लेते हैं मकान। 2 भाई हैं, 2 भाइयों ने अपने मकान बना लिए, वो खेत में रहते हैं और अपने वहीं पर कुआं वगैरह बना लेते हैं और वहीं पर आसपास रहते हैं, मजे से रहते हैं आराम से। ऐसा होता ही नहीं होता है? यहाँ पर, या तुम सुनते नहीं हो, बहुत समस्या है, सुना करो तुम बात, मैं कोई चीज बता रहा हूँ। ऐसा मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि यहाँ पर 1-2 बार गाँव में गया हूँ कुछ लड़कों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं घूमा, मतलब गाँव के बाहर। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी जरूर चलेंगे, पक्का चलेंगे। सुनो, जब तुम नौकरी लग जाओगे तुम्हारे ब्याह होगा जब चलेंगे, ठीक है ना, उसमें चलेंगे। आप जब भी ब्याह शादी करो तो मुझे बुलाना पक्का, ठीक है ना, फिर चलें पक्का। लेकिन हाँ, लेकिन पहली कंडीशन आपका कम से कम हो, बात ये, ठीक है। तो सुनो, आपके यहाँ क्या है ना कि सघन पॉपुलेशन है, डेंसिटी ज्यादा पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर जो गांव के बीच में गैप है वो ज्यादा नहीं है, गांव दूर नहीं होंगे, गांव नजदीक होंगे। जैसे एक गांव से निकले तुरंत दूसरा गांव आता होगा, मुझे लगता है ऐसा होगा। अब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन ऐसा होगा क्योंकि डेंसिटी क्या है ज्यादा। हमारी तरफ जाओगे तो वहाँ आपको गांव दूर मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आप पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे गांव के बीच की दूरियां बढ़ती जाती है ना। और लोगों के पास जमीन भी ज्यादा है, क्योंकि कारण सिंपल है उसका, क्योंकि होता क्या है ना बेसिकली, क्योंकि जमीन ज्यादा है, बंजर जमीन भी काफी सारी है और लोगों की संख्या क्या है? कम है, तो जमीनें बड़ी है। तो लोग क्या करते हैं कि गांव से बाहर 5-7 बीघा जमीन होती है तो वो बाहर जाकर के एक कुआं बनाते हैं, अपनी बाउंड्री करते हैं, अपनी खेती करते हैं, उसको बोलते हैं कुएं पर रहना। हमारी तरफ बोलते हैं कुएं पर रहना। गांव में लोगों में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। जो लोग गांव से बाहर सिंगल फैमिली में रहते हैं, 1-2 परिवार जो रहते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती। अब जब कोई अपने गांव से अपने कुएं पर जाते हैं तो वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, है ना। तो जैसे मैं अभी 3-4 दिन पहले गया, जिस दिन आया था ना उसी दिन सोमवार को हमारा जो खेत है, तो मैं सरसों देखने गया था खेत में कि उगी है कि नहीं उगी, उसमें पानी वानी देना है। तो हाँ सही है, तो गाँव काम तो करते ही हैं, सभी रात भी करते होंगे। तो मैं कुएं पर गया था, तो मैं जैसे कुएं पर गया तो वो मुझे कह रहे थे, अरे भाई आज तू कैसे आ गया यार? तो मैंने बाबा खेत देखने आया था। तो बोला हाँ जा बैठ। तो मुझे बैठाया, चाय पिलाई, और जब मैं चलने लगा तो मुझे कम से कम 3-4 किलो मूली फाड़ के दी उन्होंने, ताजा फाड़ के दी मूली, उखाड़ करके दी और 2 करके सारी दी। मैं जैसे ही वहां से कुएं से गांव में एंटर करा तो गांव, अरे भाई मूली देके जा रहे लोगों ने, जब घर आए तो 3 मूली बचे मेरे पास। जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचते मेरे बाबा बैठे हुए थे धूप में, बोला भाई मूली कहाँ से आया? खेत में गया था। बोला 1 मूली दे, एक बाबा ले ली। अब बाबा ने मूली ले ली तो माँ बैठी थी, फिर माँ बोली भाई 1 मुझे देते हैं, मगले माँ तू भी ले ले, 1 मूली बची। क्या करता उसका, एक थाली बनी। तो जो लोग गांव में थोड़े से बाहर रहते हैं, जो गांव से बाहर रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो उनमें मतलब वास्तव में अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। अब जैसे जैसे गांव बढ़ता है, गांव का जैसे आकार बढ़ता है, गांव से शहर बनता है, तो वैसे वैसे लोगों में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। प्रतिस्पर्धा होने के साथ साथ हीन भावना भी बढ़ती चली जाती है। और एक व्यक्ति ये जानता है कि तेरे उम्र कोई फिक्स नहीं है, कब चला जाए, कब तक है, कब तक नहीं है, ये सब बातें जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, फिर भी हम ईर्ष्या कर बैठते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ऐसा होता ही नहीं होता है, होता है ना। चलो क्या कर सकते हैं, ठीक है यार, छोड़ो। चलो ये सब ज्ञान देने का टाइम अभी है, फाउंडेशन बैच में आना तुम, फिर ज्ञान देंगे तुम्हें, ऐसा ना। देखो चलो कुछ हम जीवन में बढ़िया ना पड़े, लेकिन कम से कम इंसान ठीक बन जाए ना, ये बहुत जरूरी है। चलो शुष्क कृषि देखो ना बेटा ना, शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? तो वैसे सुनो, शुष्क कृषि वहाँ होती है जहाँ बारिश 50 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। अच्छा 50 सेंटीमीटर से बारिश कम कहाँ होगी? तो ये होगी राजस्थान में, थार मरुस्थल में होगी। तो वहाँ पर कौन सी खेती होगी? शुष्क। वे फसल उगाएंगे, वे फसल उगाई जाती है जिन फसलों में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। जैसे बाजरा है तो बाजरा वगैरह है, यही उगाया जाता है, बाजरा है, ज्वार है, इस तरीके की फसलें हैं वो उगाई जाती है। मूंग है, मोठ है ना, अलसी है, इनमें हाँ इस तरीके की फसलें ही ज्यादा होती है। तो देखो शुष्क कृषि में वर्षा 50 से 75, 50 से 75, 50 से बारिश कम होगी तो 25 से 50 अर्ध शुष्क होता है।
और 25 से भी कम बारिश हो तो वो कौन सा होता है? शुष्क, बिल्कुल ड्राई होता है, वहां तो फिर खेती होती नहीं है, 25 से कम में खेती नहीं होती। तो देखो मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए गहरी जुताई की जाती है। अच्छा देखो, जब मिट्टी में नमी ज्यादा होगी तो बीज को ज्यादा नीचे दबाया नहीं जाता है, भाई ऊपर ही बीज को रखते हैं ताकि जल्दी से फटाफट फसल उग जाए। और जब नमी नीचे होती है तो गहराई तक जुताई इसमें करते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का जो इलाका है ना, तो विदर्भ महाराष्ट्र में पड़ता है। विदर्भ, विदर्भ भी कैसा सूखा क्षेत्र है ना, विदर्भ में बहुत अकाल पड़ता है, बहुत सूखा पड़ता है, तो इन सब क्षेत्रों में खेती की जाती है, ठीक है ना, ये सब में की जाती है, ठीक है ना। सर आंसर को बोलिएगा, एक दरोगा का फाउंडेशन बैच, इसको निपटा लो, फिर इसके बाद बोलते हैं सर को बढ़िया से एक बैच। नहीं नहीं, सच में मेरा बहुत मन है, मैं तो अभी सर से मैं संडे को ही मैं बात कर रहा था, संडे को ही बात कर रहा था। आप जब खान पूछ लेना मैंने उनसे क्या कहा है ना, मैंने उनसे ये बोला सर एक इस तरीके के बच्चे नाम तैयार करना चाह रहे हैं ना कि पता चले उस बैच के सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए बढ़िया तरीके से, शानदार। हालांकि ओवरऑल मतलब ओवरऑल रिजल्ट फिर भी ज्यादा ही होते हैं, मुझे काफी अपने यहाँ से, लेकिन पता नहीं मेरी ऐसा मन है कि ऐसा बैच सरल तरीके से पढ़ाया जाए, जबरदस्त तरीके से तैयार करें बच्चे को हाजिरी लगा के क्लास में बैठाएं, हाजिरी लगा के, नहीं आए हटाओ बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसा कुछ प्लानिंग हो तो मजा आए यार। देखो सुनो, जल कृषि होती है, जल कृषि है ना, सुनो बच्चे सुनो, जलीय कृषि होती है, वाटर फार्मिंग। जलीय कृषि इसकी आप बात करोगे तो इसकी बात करोगे ना, तो इसमें ध्यान दो एक बार। जलीय कृषि में क्या होता है कि जैसे मछली है, मछली मछली होती है ना, झींगा मछली, ठीक है ना, शैवाल, शंख होता है, शंख है ना, शैवाल है, शंख है, झींगा मछली है, मोती उत्पादन भी होता है, मोती उत्पादन, मोती उत्पादन भी होता है। तो देखो झींगा मछली, मोती, शैवाल है ना, और एक कौन सा है, शंख, इनकी जो खेती होती है ना, ये खेती होती है कौन सी, ये खेती होती है जलीय कृषि। कौन सी होती है? जलीय कृषि, जलीय कृषि, ठीक है ना। जबकि ध्यान रखना मछली पालना ये अपने आप में मत्स्य नहीं, ये कृषि का प्रकार है, कृषि में ही कृषि कौन सी, मत्स्य। जलीय कृषि नहीं आती है, मत्स्य जलीय कृषि में नहीं आता, कछुआ पालन मत्स्य कृषि में नहीं आता, मगरमच्छ पालना जलीय कृषि नहीं है, मेंढक पालना इसमें नहीं है, मछली, मेंढक, मगरमच्छ और ये कछुआ, ये चारों किसमें, जलीय कृषि में नहीं होते हैं, ये जल में ही है, लेकिन जलीय कृषि में नहीं है। जलीय कृषि में शैवाल, जलीय कृषि के अंदर कौन होगा, शैवाल। जलीय कृषि में होगा मोती, क्या होगा, मोती। इसमें होगा झींगा, क्या होगा, झींगा, है ना, और शंख, ये सब कौन सा होता है, जल कृषि। ध्यान रखना, देखो उसमें आपके सामने चार ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, ए बी, क्या सिंगल जलीय कृषि के अंदर आ जाएगा, है ना। हाँ मजा नहीं आ रहा, कौन करता, तुम कैसा मजा लेना चाहते हो, पता नहीं। तो चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन देकर के कह देगा ये बताओ जलीय कृषि के अंतर्गत किसको शामिल नहीं करते। आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, किसको हटाएं किसको लगाएं, आप समझ रहे हो। फिर तुम सोचोगे कि शैवाल को हटा देते हैं, क्योंकि शैवाल जो है ना वो तो दीवार के ऊपर लगता है, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आएगा, मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान दो कि ये चारों में से जलीय कृषि में शामिल नहीं होगा, ये नहीं होगा जलीय कृषि में, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो इसमें समुद्री शैवाल एक होता है, समुद्री शैवाल, इसका नाम है क्लोरेला। कौन सा है, क्लोरेला, क्लोरेला है। अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन प्राप्त इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं तो वहां पर ऐसा तो है नहीं कि आटा सब्जी सब लेके जाएंगे वहां जाके, और अभी अभी चाइना ने वहां पर भोजन बनाया है, कुछ ओवन वगैरह ऐसा बनाया हुआ है कि उसमें भोजन गर्म करके उन्होंने खाया है, मतलब हुआ है कैसा कुछ प्रयोग। तो क्लोरेला एक क्या है, समुद्री शैवाल है, क्लोरेला एक समुद्री शैवाल है जिसके द्वारा जो अंतरिक्ष यात्री है उनके लिए भोजन तैयार किया जाता है, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। एक कृषि का प्रकार है एक्वापोनिक, है ना। देखो एक्वापोनिक कृषि फसल व मत्स्य एक साथ किया जाता है, खाद की आवश्यकता नहीं। सुनो एक बार, एक टैंक बनाया, नीचे पानी का टैंक है, उस पानी के टैंक के ऊपर एक जाली लगा दी, इमेजिनेशन कर रहे हो, ये ऊपर जाली लगा दी, नीचे पानी का टैंक है, इसमें मछलियां छोड़ दी, और ऊपर से कुछ वो लगा दिया, कुछ ग्लास जैसे होता है ना, ग्लास लिया एक प्लास्टिक का, उसके अंदर जो नारियल है उसकी भूसी भरी और उसके अंदर बीज रख दिया, और वो बीज फिर फूट गया, तो बीज की होगा फिर नीचे जड़ें नीचे चली जाएंगी, तो उसकी कुछ जड़ें तो पानी में डूब जाएंगी, जो पानी लेंगी, कुछ हवा में रहेंगी, जो ऑक्सीडेशन मतलब वो शोषण करेंगे, और पादप को जो मछलियां होती हैं उनसे क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। और मछलियों का जो अपशिष्ट होगा उनसे क्या मिलेगा, उनको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, खनिज वगैरह या फिर जो पोषक तत्व है उनसे मिल जाए, खाद नहीं डालना पड़ता है एक्वापोनिक में। तो उसमें दोनों का मिक्सअप, नीचे मत्स्य और ऊपर फसल, इसमें सब्जी वगैरह जैसे पालक है, पालक लगा दिया, इस तरीके की फसलें इसमें की जाती है, एक्वापोनिक होती है, एक्वापोनिक, ठीक है ना। तो एक्वापोनिक कृषि का एक बहुत मतलब अच्छा प्रकार है, खाद की जरूरत नहीं होती है। एक्वापोनिक में कृषि फसल, फसल उत्पादन और साथ साथ नीचे क्या होता है, मछली पालन, दोनों का मिक्स होते हैं, दोनों का मिक्स होते हैं। ऐसे ही आप देखोगे विशेषीकृत, किसी एक चीज को लेकर के और उसका उत्पादन करना विशेषीकृत कृषि होती है। जैसे इसमें आपके कल्चर आते हैं, रेशम कीट क्या होता है, सेरीकल्चर, रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम कीट, मछली पालन पीसीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन अंगूर विटी। देखो ऐसे याद करना, देखो ऐसे याद करना, रेशम सेरी, रेशम सेर, रेशम सेर, रेशम सेर, रेशम, मछली पीसी, मछली पीसी, मछली, मछली, मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी एपी, मधुमक्खी, मधुमक्खी, अंगूर विटी, अंगूर विटी, अंगूर विटी, अंगूर विटी, केंचुआ वर्मी, केंचुआ वर्मी, केंचुआ, केंचुआ, बागवानी हॉर्टिकल्चर, बागवानी हॉर्टी, बागवानी हॉर्टी, बागवानी, बागवानी, ठीक है। और फल पौमी, फल, 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 फल पौमी, और सब्जी ऑलेरी, सब्जी क्या होगा, ऑलेरी, सब्जी क्या होगा, ऑलेरी। आप सुनो, हरित क्रांति एक आता है, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी हैं, उन क्रांतियों का नाम सुनो आप। एक क्रांति है जिसको कहते हैं हरित क्रांति, क्या कहते हैं, हरित क्रांति, हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति कौन सी क्रांति बोलते हैं, हरित क्रांति कौन सी बोलते हैं। सुनो भाई, हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गैड, किसने दिया, विलियम गैड, एक चाय मंगवा दो। विलियम गैड ने शब्द दिया कौन सा, हरित क्रांति। विलियम गैड अमेरिका के थे, कहां के थे, विलियम गैड कहां के थे, अमेरिका। और विलियम गैड ने, देखो विलियम गैड ने शब्द दिया, विलियम गैड ने दिया हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति को लागू करने का जो कार्य है, नॉर्मन ई बोरलॉ, नॉर्मन ई बोरलॉ, पूरा शब्द याद रहना चाहिए, नॉर्मन ई बोरलॉ, नॉर्मन ई बोरलॉ। भारत में इसको अप्लाई करने का काम किया एमएस स्वामीनाथन। देखो मुझे लग रहा था ना कि बीपीएससी में पूछेगा, लेकिन धोखा हो गया, नहीं पूछा, दरोगा में पूछ लेगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हुई थी, और बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं भारत में, ठीक है ना। तो भारत में कृषि कृषि की पढ़ाई जो करने वाले लोग हैं वो अपने संस्थानों का नाम स्वामीनाथन के नाम पर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, स्वामीनाथन एग्रीकल्चर संस्थान ऐसे रखते हैं। तो ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनका प्रश्न आना चाहिए पेपर के अंदर, नहीं पूछा है गलत बात है, आना चाहिए एमएस स्वामीनाथन, ठीक है ना। तो इनको कई पुरस्कार मिले हुए इनको। तो एमएस स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको क्या बताऊं एमएस का मतलब क्या है। एमएस स्वामीनाथन का पूरा नाम है, अगर बाय द वे, चलो संभावना कम है, बहुत कम संभावना है कि ऐसा पूछे, एमएस स्वामीनाथन की बहुत पॉपुलर नाम है, अगर बाय द वे से पूछ लिए तो एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप सब पढ़ के चले गए, बस यही नहीं पढ़ के गए कि एमएस का मतलब क्या है। धोखा हो जाएगा भाई बहुत तगड़ा वाला, है ना। अब बताओ कैसा लगेगा, आप बिना सोचे समझे प्रश्न को छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है एमएस स्वामीनाथन में एमएस का मतलब क्या है। तो आप ना, मुझे भी नहीं पता है, आप जरूर देखना इसको, है ना, नहीं गूगल को तो पता ही होगा, ठीक है ना।
है? टेढ़ा नाम है, ये छोड़ देते हैं, देख लेना, तुम लिख लेना। सारी बातें गूगल की नहीं माना करते। हाँ, मानकोंबू संबशिवन संबाशिवन स्वामीनाथन, मतलब दक्षिण भारत के थे ना, इसलिए थोड़ा सा, हाँ नहीं उनका नाम टेढ़ा नहीं रहता है, ना 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 ना, नाम तो सीधा ही रहता है, लेकिन लेकिन ठीक है चलो। मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथन, मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथन, मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये नाम याद रखना है, मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथन। आज एक बैच में सारे बच्चे मेरे साथ उलझ गए, बहुत तगड़े वाले, है ना। तो वो बोले कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8581 मीटर है, कंचनजंगा 8598 है, 8598 नहीं, अब सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं 8581 है। अब मुझे भी एक बार लगा यार तो गलत पढ़ा दिया बच्चों को, है ना, क्योंकि भाई अगर देखो गलती हो सकती है ना, मैंने यार कभी ऐसा नहीं हो गया हो कि गलत इसका वजह कौन, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी गलती होगी, ठीक है ना। फिर वो मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे, बोले सर उन सर ने ऐसे पढ़ाया था, उन्होंने ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर एनसीईआरटी में देखा तो ये गलत है, 8598 98, अगर किसी बच्चे को अगर ये वाला पढ़ाया तो गलत है, ये आंसर सही है 8598। हाँ मैंने तो ये पढ़ाया, फिर मैंने देखा तो सही था ना, इसको ध्यान रखना। 8598 कंचनजंगा, कभी प्रश्न आ जाए, कंचनजंगा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, कंचनजंगा का ऊंचाई पूछ सकता है कभी पेपर में कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, ये पूछ ले कभी ऊंचाई कितनी है कि नहीं। अच्छा सुनो, हरित क्रांति में बेसिकली हुआ क्या, हरित क्रांति में क्या हुआ ना कि देखो पहले भारत के अंदर अपने जो खेती करते थे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम थी, उत्पादकता कम थी। अच्छा 47 तक तो ठीक था, लोग खूब मर भी रहे थे, खूब जन्म ले रहे थे, लेकिन जनसंख्या कम थी, खेती भी थोड़ी क्षेत्र पर होती थी, बड़ा क्षेत्र भी नहीं हुआ करता था, और लोगों की जो आवश्यकताएं भी कम थी, है ना। और उसमें भी ज्यादातर वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय होता था। तो जैसे क्या होता है, जिनके यहाँ ज्यादा जमीन है, वो जमीन ज्यादा है, तो वो आदमी क्या करता था कि जैसे कोई कारपेंटर है उससे लकड़ी का काम करवाना है, कोई कुम्हार है उससे मिट्टी के बर्तन लेने हैं, कोई और भी काम हो, राजमिस्त्री है उससे मकान बनवाना है, तो क्या होता था ना कि काम जो है वो काम के बदले क्या मिलता था, अनाज, तो वस्तु विनिमय होता था, अनाज के बदले में काम हो जाता था, ऐसा होता था पहले। अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता होगा। आपको पता है, तो राजमिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, उसकी दिहाड़ी जो होती है वो घी के साथ चलती है, कि जितना जितना घी का रेट बढ़ेगा उतना उतना जो मिस्त्री होता है मकान बनाने वाला, उसकी दिहाड़ी उतनी रहेगी। आपने ऐसा देखा नहीं, देखा है ऐसा होता है क्या, ऐसा ही होता है हमारे तरफ, ऐसा होता है कि एक मिस्त्री की दिहाड़ी 1 किलो घी के बराबर, क्योंकि ऐसे डिसाइड किया गया होगा पहले, ऐसे डिसाइड हुआ भाई पूरा आदमी मकान बनाता है, दिन भर काम करता है, तो कम से कम उसको कितना घी खाना चाहिए डेली, 1 किलो, ठीक है ना। गाँव में अभी भी लोग 1 किलो घी से पी जाते हैं खड़े खड़े, है कि नहीं है, नहीं यहाँ नहीं पीते हैं, अरे ठीक है, तुम्हारे यहाँ कोई खाना थोड़ी होता है, हमारे बहुत घी खाते हैं लोग, मैं भी बहुत घी खाता हूँ। हाँ देखो, तो पहले वस्तु विनिमय होता था, फिर क्या हुआ कि धीरे 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 स्वतंत्रता के पश्चात में क्या हुआ कि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी और मृत्यु दर क्या हुई, घटी, लेकिन जन्म दर बढ़ती रही, लगातार बढ़ी रही। ज्यादा जन्म हुआ तो अब अनाज भी ज्यादा चाहिए, अनाज ज्यादा चाहिए तो भाई जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, बराबर जमीन खींच दो और दो भी खींच के बस नई जमीन आ गई, ऐसा तो नहीं। दूसरी बात, हम बांध तो दूसरे के बांध देख देख के बनाते हैं, मेरी बात समझे नहीं समझे, हम बिना बात की बातों पर चर्चा ज्यादा करते हैं, नई आइडियाज पर काम करते नहीं। आपको पता है 3 देश, अरे उनका नाम क्या है, अरे यार है ना, अरे 3 देश यूरोप के नाम नाम ध्यान दो, उन्होंने समुद्र की जमीन निकाल दी, अरे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया, इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने क्या किया, समुद्र से जमीन निकाल ली। कैसे निकाली, देखो जैसे ये जमीन है अपना तट है, इधर पानी भरा हुआ है, बाजब दीवार बनाई ऐसे, ये पानी था ना निकाल के फेंक दिया उल्टा, ले आगे जमीन, खेती करते हैं, जमीन नहीं थी निकाल के समुद्र से जब खेती करते हैं, बताओ कितने कलाकार है। अपने तो यहाँ तकनीकी के नाम पर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो आप उसमें देखोगे कि इन्होंने फिर क्या किया कि आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हरित क्रांति होनी चाहिए, हमने एक समझौता कर रहा PL 480, बताओ अमेरिका से गेहूं लेने के लिए समझौता, और अमेरिका भारत को वो गेहूं दे जो अमेरिका में पशुओं के चारे के रूप में खिलाए जाते हैं, पशुओं के खाने के जो गेहूं थे ना, पशुओं के गेहूं, वो अमेरिका किसको देता था, भारत को। PL 480 समझौता किया, पशुओं के खाने के गेहूं भारत को देता था, और एक तो लाल गेहूं आते थे, एक तो पशुओं के गेहूं देता और फिर आंख दिखाता और ये और कहता ना गेहूं नहीं देंगे। समझे नहीं समझे, भाई बात में समझ में आई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर युद्ध 1962 चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान से, है ना, दौर बहुत खराब था, ठीक है ना। आपको पता है कि व्रत करने की परंपरा, आप देखना अपने गांव में बड़े बुजुर्ग है ना, जो दादा परदादा हैं अपने, वो अभी भी मंगलवार का व्रत करते होंगे, आप नोटिस करना, और पता चलेगा कि वो लंबे समय से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं कई लोग। ये व्रत करने की परंपरा इसी समय आई, व्रत करने की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया ना, जय जवान जय किसान, ये जवान सीमा पर लड़ेगा और किसान जो हम गेहूं ले रहे थे, ये दोनों स्तर पर इधर किसान, तो तभी तो मतलब ये नारा आया, और तब आह्वान किया कि कम से कम एक समय का खाना एक दिन हम सप्ताह में खाना छोड़े। उसके 2 फायदे हैं, एक तो देखो समझो पूरा देश यदि एक दिन खाना छोड़ देगा तो देखो कितना अनाज बचेगा, ठीक है, और दूसरी बात इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, ठीक है ना, व्रत रखने से, क्योंकि हमारे शरीर के ऑर्गन है वो लगातार काम करते हैं, आंख भी मान लो बंद हो जाती है कुछ समय के लिए, है कि नहीं, बहुत सारे तो मान लो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप समझो डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो लगातार काम करता रहता है, हार्ट लगातार काम करता है कि नहीं, तो इससे क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है शरीर को भी, ठीक है। तो आप देखोगे कि फिर इसके बाद आवश्यकता महसूस हुई और फिर हमारे देश में भी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन आप समझो हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फायदा तो हुआ ही हुआ, कंप्लीट फायदा हुआ, लेकिन हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान ये रहा कि जिन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त थी, जिन क्षेत्रों के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट ठीक था, रोड सही थे, जिन क्षेत्रों के अंदर बिजली सही थी, उन क्षेत्रों के अंदर हरित क्रांति में सफलता मिली। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए थे, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, ऐसे क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई। सिंचाई की सुविधाएं, बिजली, है ना, पानी की उपलब्धता, नहरों का विकास, इसके लिए सबसे सही क्षेत्र थे हरियाणा और कौन सा था, पंजाब, हरियाणा और पंजाब। इसलिए आप देखोगे हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, पंजाब और हरियाणा, 1966-67। आप कई बार सुनते होंगे कि बुंदेलखंड एक नया राज्य बनाए जाने के बाद वो होती है मांग, और वो कहते हैं कि पूर्वी जो यूपी है वो पिछड़ा हुआ है और पश्चिमी यूपी है वो ज्यादा संपन्न है। इसका कारण है, इसमें ऐसा नहीं कि सरकारों ने कोई गलती की है, सरकारों का कोई इंटेंशन थोड़ी होगा, यूपी का मुख्यमंत्री थोड़ी चाहेगा कि एक तरफ पिछड़ जाए एक तरफ अच्छा हो जाए, लेकिन हुआ क्या ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का विकास हो गया, समतल भूभाग है ना, तो अधिक सिंचाई की सुविधाएं थी तो हरित क्रांति ज्यादा हुई, हरित क्रांति हुई तो लोग संपन्न ज्यादा हो गए। एक तरफ जहां सिंचाई की सुविधाएं कम थी वहां पर क्या हुआ, सिंचाई की सुविधाओं की कमी की वजह से, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके अंदर ज्यादा संपन्नता नहीं आ पाई, क्योंकि पूर्वी यूपी पिछड़ गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा विकसित हो गया। और जब मान लो कि एक ही घर में 2 व्यक्ति एक बहुत ज्यादा पड़ जाए
और एक जो है बहुत कमजोर रह जाए, तो जो कमजोर रहेगा ना उसको हमेशा ये लगेगा, बड़े वाले को ज्यादा पढ़ाया और मेरे ऊपर कम ध्यान दिया। अगर मुझे पढ़ाते घर वाले मेरे ऊपर ध्यान देते तो मैं भी सफल होता। ऐसा होता नहीं होता है? वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं नहीं पढ़ा, मैं ही नहीं ठल्ला था, मैं पढ़ता तो मैं भी अच्छा कर लेता। तो पूर्वी यूपी में वैसी परिस्थितियां थी ही नहीं कि हरित क्रांति सफल हो पाती। इसलिए हमेशा पूर्वी यूपी के लोगों को लगता है कि पश्चिमी यूपी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पूर्वी यूपी पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हरित क्रांति की वजह से क्षेत्रवाद के ऊपर है ना, या दो क्षेत्रों को अलग अलग करने की मांगे बार बार उठती रही, ठीक है ना। और पंजाब हरियाणा के किसान आप देखते हो संपन्न भी हैं, बहुत पैसे वाले भी है ना। तो जल्दी जा बेटा, ये बहुत जरूरी काम है। 66-67 हरित क्रांति की शुरुआत हुई 66-67 पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर हुआ। और इसमें फसल जिनको लाभ मिला वो गेहूं चावल दो को, और दोनों में से भी एक आएगा तो फिर कौन आएगा? गेहूं, ठीक है ना। पंजाब हरियाणा राज्य गेहूं चावल, पश्चिम यूपी राजस्थान के दो जिले पड़ते हैं, एक श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले पड़ते हैं, तो उनके अंदर भी ये सफल रही हरित क्रांति। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 1970 में दिया गया, स्वामी नाथा। शांति का नोबेल और 1970 दोनों चीजें रखनी है, एक तो शांति का नोबेल पुरस्कार और एक आपको ध्यान रखना है कौन सा, ये 1970 में, इसका वर्ष भी ध्यान रखना है, और शांति का नोबेल पुरस्कार भी याद रखना है। अच्छा बोल लो, हाँ सॉरी नॉर्मल ही बोल लो। अच्छा मैंने स्वामीनाथन बता दिया क्या? नहीं नॉर्मल ही बोल लो है ना। इनको दिया गया क्योंकि भाई वैश्विक स्तर पर जो है हरित क्रांति लाए थे इसलिए, है ना। तो बड़ी भूमिका है भाई, शांति होगी। आप समझ के देखो, खाना नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? आप अगर आपको 10 दिन भूखा रख दिया जाए, खाना नहीं मिले तो आप तो क्या करोगे? छीनोगे? नहीं होगा, बताओ, अशांति फैलेगी, है कि नहीं। तो खाने के लिए तो लड़ाई हो जाती है। देखो अब कुछ और क्रांतियां, और क्रांति आप समझो। और बेटा तुम ना इधर ध्यान दो, थोड़ा इधर ध्यान दो, मैं कई देर से देख रहा हूँ तुम। अरे सिकंदर ये दरवाजा नीचे करवा दे भाई इसका, भाई दीपक उसको कर दे, बंद कर दो उसको, ये बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। होगा ना भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये किसने लिखा है? ये पेज, बड़ा सा पेज। अरे नहीं बताऊँ, एक भोजपुरी में शायरी सुनाई। अरे नहीं ये किसने लिखा है पेज? अरे तेरे इसमें कौन सी कोई क्राइम थोड़ी किया है, किसने लिखा बता दो। अरे बेटा बता दे यार, आपने लिखा है? बहुत बढ़िया। मुन्ना कहाँ बैठा है? मुन्ना नहीं है क्या? मुन्ना कहाँ है? वहाँ बैठा है क्या? ये कौन है? देखो बच्चे ध्यान दो एक बार। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध। दीदी खड़ी हो, वो देखो सीधी तरफ आ रहा हो, आप भी हो जाओ, खड़ी हो। इसको बगल में बैठा, इसको इधर आ जाओ, इधर किसक इधर बैठ जा, यहाँ बैठ, थोड़ी खिसक जा बुआ जी, खिसक ले, यहाँ बैठ। देखो बेटा बहुत मार लगेगी ना। देखो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध। किसे है? दुग्ध। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति तो नीला पानी होता है, पानी में मछली होती है, ठीक है ना। पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति, पीली क्रांति रजत अंडा, रजत अंडा। और कुकुट, कुकुट होते हैं ना छोटे बच्चे मुर्गे के, तो अंडा या कुकुट कौन सा है? रजत, रजत, ठीक है ना। भूरी क्रांति कोको उत्पादन, भूरी क्रांति कोको। सुनहरी क्रांति शहद या फल, फल उत्पादन में भी और शहद उत्पादन में भी कौन सी आएगी? सुनहरी आएगी। काली क्रांति पेट्रोलियम, काली क्रांति, अच्छा रजत रेशा, गोल्डन फाइबर, नहीं रजत रेशा नहीं, रजत रेशा कपास, रजत रेशा कपास, गोल्डन या सुनहरा रेशा जूट, है ना। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, प्याज, औषधीय जो उत्पादन होती है। बादामी क्रांति मसाला, बादामी क्रांति, लाल क्रांति टमाटर या मांस, टमाटर या मांस, ग्रीन गोल्ड बांस। हरित क्रांति अनाज से संबंधित है, खाद्यान्न, अनाज खाद्यान्न। और ग्रीन गोल्ड किसे आएगी? बांस, हरा सोना बांस को कहते हैं। ग्रे स्लेटी ओवरक, ग्रे स्लेटी ओवरक, ग्रे स्लेटी ओवरक। मूंग क्रांति, मूंग क्रांति मोटा अनाज। परमानी क्रांति भिंडी, परमानी क्रांति। सदाबहार क्रांति जैविक कृषि को बढ़ावा, ताकि सदा सदा के लिए जमीन अच्छी रहे, इसलिए सदाबहार क्रांति। और इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए। तो सभी क्रांतियों में विस्तार के लिए कौन सी होती है? ये होती है आपकी इंद्रधनुषी। इंद्रधनुष मतलब अलग अलग रंग, अलग अलग मतलब अलग अलग क्रांतियों वाला। तो सभी अलग अलग क्रांतियों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कौन सी आती है? इंद्रधनुषी क्रांति आती है, ठीक है ना। सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार क्रांति मिट्टी सदा बाहर रहे, मिट्टी कभी खराब ना हो, इसके लिए कौन सी होती है? जैविक खेती। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देना क्या होता है? सदाबहार क्रांति। इंद्रधनुषी और सदाबहार, इंद्रधनुषी मतलब अलग अलग रंग, सदाबहार मतलब मिट्टी सदैव अच्छी रहे, इसके लिए कौन सा होता है? जैविक कृषि। तो जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए होता है कौन सा? ये होती है आपकी जैविक कृषि बढ़ाने के लिए कौन सी होती है? सदाबहार।
और सभी क्रांतियों को बढ़ाने के लिए कौन सी होती है? इंडोजेनस। और पेट्रोलियम से संबंधित काली क्रांति और रजत रेशा नहीं, कपास। रजत क्रांति अलग है, रजत रेशा अलग है, ग्रीन रेवोल्यूशन अलग है, ग्रीन गोल्ड अलग है नहीं? और सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर वो कौन सा? जूट, है ना। अब देखो इससे संबंधित कुछ कृषि के कुछ संस्थान है, कोई अनुसंधान केंद्र है, कोई इंस्टीट्यूट है। अब देखो इनमें से सारे तो मुझे भी याद नहीं है, मैं तुम्हें सुन लो एक बार साफ साफ बात सीधी सीधी। लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिनको याद करना ही करना पड़ेगा। वे सब बात मैं बता देता हूँ जो जरूर जरूर याद करने, जिनको किसी भी कंडीशन में बोलना नहीं है, वे सुन लो आप। उनमें सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये मनीला फिलीपींस। अंतरराष्ट्रीय, मैंने बोला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस, ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? मनीला फिलीपींस। एक बात। लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? कटक, उड़ीसा। कटक, उड़ीसा। चावलों की सबसे ज्यादा वैरायटी छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है। चावल की सर्वाधिक जो वैरायटी विविधता ये कौन करता है? छत्तीसगढ़। लेकिन कटक उड़ीसा के अंदर चावल राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक, उड़ीसा। और अंतरराष्ट्रीय कहां पर है चावल? मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस। आई बात समझ में? एक बात आप सुनो भाई, देखो एक जिला पड़ता है बीकानेर। कौन जिला पड़ता है? मतलब यहाँ पर खेती शुष्क होगी कि आर्द्र होगी? शुष्क होगी, शुष्क खेती होगी ना। तो ध्यान रखना कि केंद्रीय शुष्क बागवानी, भाई शुष्क बागवानी होगी पश्चिम में, इधर होगी थार मरुस्थल। तो शुष्क बागवानी जो होगी ना, वो शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर होगा? बीकानेर। शुष्क बागवानी कहां पर होगा? बीकानेर। और एक वो यहाँ पर, इसका नाम है काजरी, CAZRI, काजरी। इसका सुन लो यार, काजरी जो है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो एरिड जोन रिसर्च, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान। मतलब इसका उद्देश्य था कि बालू के जो टीले होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, आगे इधर उधर बढ़ते रहते हैं। अगर बालू के टीलों को एक जगह स्थायी नहीं करेंगे तो बालू के टीले पूर्वी जो भाग है अरावली को क्रॉस करके उत्तर के विशाल मैदान में बालू फैल जाएगा। इससे जो कृषि भूमि है वो सारी की सारी रेत के नीचे दब जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना काजरी की स्थापना जोधपुर में है। कहां पर? काजरी, जोधपुर। देखो इटली और ईरान में लाल वर्षा होने का कारण मैं समझा चुका हूं, ये मैंने समझाया आपको। देखो इटली और ईरान समझा दूं पहले, इसको पता है समझाता हूं तो फिर भूल जाएंगे। देखो देखो इधर आपको बताया था, ये इस तरफ कौन है? अफ्रीका, अफ्रीका इधर अफ्रीका है। और इस तरफ आप चलोगे तो इधर से आपका ओमान है, यूरोप है, ये बावड़ा। इधर ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है। और इस तरफ कौन पड़ता है? ईरान। और इस तरफ ऊपर की तरफ ये वाला जो पड़ेगा, ये कौन सा पड़ेगा तुम्हारा? ये यूरोप है। और यहाँ पर कौन है? इटली। इटली, अल्प्स पर्वत, ऊपर स्विट्जरलैंड। तो इधर से सारा के मरुस्थल से हवाएं चलकर जाती हैं, और ये हवाएं जो चलकर जाती है ना, तो ये रेत को उड़ाती हैं। रेत रेत लेके जाती है इधर से, नीचे से इससे पानी मिल जाता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से। और पानी मिल गया, रेत मिल गई, रेत पानी जाकर बारिश करेंगे। जैसे ये पानी इधर से जाएंगे तो ये भी रेत को लेकर उड़ेंगे ना, फारस की खाड़ी के ऊपर जाएंगे ईरान की तरफ, है ना। तो ये रेत जब भाई अरब मरुस्थल पूरा पूरा इधर, तो ये रेत को ले जाती है। रेत का रंग कैसा होता है? लाल लाल रंग, लाल रंग होता है। तो बारिश जब होगी तो रेत नीचे बिखर जाती है जमीन पे, तो जमीन लाल लाल दिखती है, जैसे ऐसा लगता है रक्त बिखरा हो। मतलब लाल का मतलब वैसा लाल नहीं है, वो रेड नहीं है, डार्क रेड नहीं, वैसा नहीं, लेकिन वो ऐसी गोल्डन गोल्डन कलर दिखता है, वैसा थोड़ा रेत का लाल रंग का रेत दिखाई देता है, इसलिए उसको रक्त वर्षा कहते हैं, है ना। ये सिराक क्यों पावन होती है? मैंने पढ़ा है, तुम बताया, मैंने बताया था, पक्का बताया, याद है मुझे, ठीक। हाँ डिस्कस करवाया क्वेश्चन, तो बताया था। काजी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, और ये जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। इसको भी याद रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय चावल कहाँ पर आ गया? मनीला फिलीपींस। राष्ट्रीय चावल कहाँ पर? कटक, उड़ीसा। केंद्रीय शुष्क बागवानी कहाँ पर? बीकानेर। काजी कहाँ पर है? जोधपुर। काजी कहाँ है? जोधपुर। अब सुनो भाई, ध्यान दो, कौन सी सब्जी लंबे समय तक चलती है? आलू। आलू लंबे समय है। प्याज, लहसुन ठीक है मान लिया, लेकिन आलू मान लो भी। प्याज की सब्जी खाते हो, लहसुन की सब्जी खाते हो, वो थोड़ा थोड़ा डलता है, लेकिन मेन सब्जी कौन है? आलू है। तो अरे डर जा गरीब, सुन नहीं रहा है बात को। आलू लंबे समय चलता है। तो ठंडे क्षेत्रों में जहाँ पर खेती वेती कम होती है, सब्जी वब्जी नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या रख लेते हैं फिर लोग? खरीद के आलू, चलो आलू रख लो 5 किलो 10 किलो, और डेली आलू बनाओ खाओ, बनाओ खाओ, ऐसा होता है। तो ऐसा मान लो, याद करने जुगाड़ कर लो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जुगाड़ कर लो, व्यवस्था कर लो याद करने की। और ये व्यवस्था लगा लो आप कि शिमला के लोग आलू रख लेते हैं, ताकि जब बर्फ गिरेगी तो आलू की सब्जी बना के खा लेते हैं। याद नहीं होगा किसी के बाप को भी, आप याद करके खा लेना मुझे सारे, लेकिन जुगाड़ करके याद हो जाएगा, ये पक्की गारंटी है। समझे नहीं समझे? तो आप बताओ मुझे फटाफट जल्दी से एक बार कि आलू अनुसंधान कहाँ पर आएगा? शिमला में ज्यादा ठंड होती है, ऐसा याद कर लो, शिमला में ज्यादा ठंड होती है। शिमला वगैरह के लोग क्या करते हैं? आलू रख लेते हैं, और सर्दी में अपने आराम से जब बर्फ पड़ती है तो अंदर घर में पड़े रहते हैं, आलू बनाते हैं और खाते हैं। समझ में आ गई बात? तो आलू जो है, आलू अनुसंधान कहाँ पर आएगा आपका? शिमला में। आलू कहाँ पर आएगा? शिमला में आएगा, ठीक है ना। नारियल वगैरह आपको पता है केरल में होते हैं, सब केरल में होते हैं। कासरकोड कौन सा होता है? कासरकोड, कासरकोड, ठीक है ना, कासरकोड में होते हैं। तो ये होते हैं आपके कासरकोड केरल में, क्या होता है? नारियल अनुसंधान। तो नारियल अनुसंधान कहाँ पर होगा? कासरकोड केरल, कासरकोड केरल, कासरकोड केरल। क्या होता है? नारियल। क्या होता है? नारियल। नारियल हो गया, तो देखो नारियल हो गया कासरकोड केरल, आलू हो गया शिमला, आलू शिमला, मतलब ऐसे याद किया जाता है, आलू शिमला, कासरकोड केरल, नारियल, कासरकोड केरल, नारियल, आलू शिमला, काजरी जोधपुर, शुष्क बागवानी बीकानेर, ये बीकानेर हो गया। अब देखो आपको पता है कि बंगाल का जूट उत्पादन में अग्रणी स्थान। अब बंगाल में अगर जूट ज्यादा होगा तो अब जूट का अनुसंधान जैसलमेर में नहीं होगा, तो सीधा कहां पर? कोलकाता। ये जूट कहां? कोलकाता, जूट कोलकाता, जूट कोलकाता। नारियल कासरकोड, नारियल, नारियल, आलू, आलू शिमला, आलू काजरी जोधपुर, काजरी शुष्क बागवानी बीकानेर, शुष्क बागवानी बीकानेर, जूट कोलकाता, जूट कहां गया? कोलकाता, जूट कहां गया? कोलकाता। राष्ट्रीय चावल कटक, राष्ट्रीय चावल, राष्ट्रीय चावल, बहुत बढ़िया भाई, बड़े समझदार हो। अब देखो, अब और कौन सा है? हाँ देखो आगे इसमें तंबाकू, सुन तंबाकू, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश, तंबाकू राजमुंद्री, राजमुंद्री। अमेरिका के अंदर एक शहर है, उसका नाम है फिलाडेल्फिया। कौन सा है? कौन नगर है? एक बंदर का शहर, जैसे मुंबई है, जैसे कोची है, ऐसे एक नगर है अमेरिका के अंदर, पूर्वी तट पर है, इसका नाम है फिलाडेल्फिया। क्या नाम है भाई? बहुत यहाँ से तंबाकू निर्यात होता है, ये खूब तंबाकू दुनिया को बेचते हैं। आपको सिगरेट विगरेट ये सब चीजें कहाँ से आई है? कहाँ से आई सिगरेट वगैरह? ये सब नहीं, यूरोप से अमेरिका वगैरह से आई। ये अमेरिका की कंपनियां, जितनी भी सिगरेट की कंपनियां हैं, ये सब किसकी है? अमेरिका। हाँ नशेड़ी, आप फिलाडेल्फिया की वीडियो देखना कभी, फिलाडेल्फिया की वीडियो देखना, लोग नशे में चूर गलियों में पड़े रहते हैं, सड़कों के किनारे, होश नहीं रहता है उनको, इतना नशा करते हैं, सच में इतना नशा करते हैं।
इसलिए दूसरे को लत लगाने के चक्कर में फिलाडेल्फिया पूरा बर्बाद हो गया, खुद नशा करता है। नशे का व्यवहार बहुत गंदा रहता है। जीवन में कभी भी कुछ भी मत करना, भले 10-12 हज़ार रुपया कमा के अपना गुजारा कर लेना, लेकिन नशे की लत मत पाल लेना कभी भी। नशा बहुत खराब चीज़ है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। आप जीवन में कम कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, सब ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन नशा मत करना। हमारे गाँव का एक लड़का हमारे से 2-3 क्लास आगे था, भाई साहब वो लड़का ना अभी तो नहीं करता है कॉल, मुझे कॉल करता रहता था, भाई अमित हॉस्पिटल में हूँ, बेड पड़ा हूँ, वीडियो कॉल कर देता था, पता नहीं कहाँ से करता था, फोटो भेजता था, किस रखी होगी 2-4 फोटो रखी होंगी हॉस्पिटलों की, भाई अर्जेंट पैसा। तो एक बार फोन आया तो मैंने मेरे चाचा फोन किया, चाचा वो उसका ऐसे फोन आया, वो पैसा मांग रहा है, तो बोल भाई मत देना, और मैं तो उसको दे भी देता, क्योंकि दिल्ली पुलिस में लगा हुआ था। तो बोले यार वो तो बहुत नशे में पागल हो गया वो लड़का, तो आप समझो नौकरी है दिल्ली पुलिस की, नौकरी लाख रुपये सैलरी होगी, तो पुराना भी हो गया, 10 साल हो गए लगे हुए, तो वो देखो नशे में पूरा बर्बाद हो गया। अब बताओ ऐसे नौकरी का क्या मतलब है कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कभी भी लाइफ में नशे की आदत, मैं अब चर्चा नहीं कर सकता हूँ, हमारे हमारे परिवार के बच्चे हैं कुछ 2 बच्चे, वो मतलब वो बच्चे इतने टैलेंटेड बालक थे वो दोनों, हमें ऐसा लगता था कि ये आगे चल करके जरूर कुछ कमाल करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बढ़िया अच्छी नौकरी लगेंगे, अच्छी कंपनी में जाएंगे। दोनों बच्चे खत्म हो गए, खत्म होने का मतलब बर्बाद। तो वो अभी एक दिन मेरे पास आया ना, तो उसका शरीर से दारू पी रखी थी, लेकिन पूरी बदबू आ रही शरीर से, समझे नहीं समझे। इसलिए कभी भी जीवन में कुछ भी करना या नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, लेकिन नशा मत करना, बच के रहना नशे से, किसी भी प्रकार का नशा कोई भी हो, समझे नहीं समझे, हमेशा बच के रहना नशे से। नशे से बच गए तो मान लो जीवन में आपने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। कई बड़े बड़े क्राइम जितने भी होते हैं वो सब नशे की लत में होते हैं। नशा अगर नहीं करे ना आदमी, तो बहुत सारे क्राइम नहीं हो अगर नशा खत्म हो जाए तो। और ये सब प्रमोटेड है सारा का सारा यूरोप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इन्होंने नशे को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया है इन लोगों ने, बहुत। चलो इसलिए हमेशा बच के रहना है नशे से। देखो आगे देखो, अगली बात पर चलते हैं। भारत में तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर होता है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री, राजमुंद्री, ये ध्यान रखना राजमुंद्री। तो आपको देखो तंबाकू याद हो गया राजमुंद्री, नारियल कासरकोड, आलू शिमला, जूट कोलकाता, शुष्क बागवानी बीकानेर, काजरी जोधपुर, राष्ट्रीय चावल कटक, राष्ट्रीय चावल कटक। अब 2 यूपी के याद करो, उत्तर प्रदेश के। वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान, कोई जुगाड़ नहीं याद करने का, तो अब सीधा याद करना है वनस्पति लखनऊ, वनस्पति वनस्पति वनस्पति, ठीक है ना। उत्तर भारत का मेन टेस्टर कौन सा है? कानपुर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? कानपुर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर भी कानपुर है। और वनस्पति इसका दलहन अनुसंधान कहाँ पर होता है? कानपुर। दलहन कहाँ पर होता है? कानपुर। दलहन अनुसंधान कानपुर, दलहन अनुसंधान कानपुर, ये ध्यान रखना है। अब सुनो, आपको पता है हरियाणा के लोग क्या कहते हैं? हरियाणा के लोग ऐसे बोलते हैं दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा, उनकी बोली में ये होता है, वो ऐसे बोलते हैं। हरियाणा के लोग बहुत दूध दही खाते हैं, बहुत मतलब बहुत मस्त रहते हैं, खूब घी भी खाना। हरियाणा के बच्चे नशा नहीं करते, आपको बताओ तो करते हैं? देखो हरियाणा के बच्चे अगर नशा करते हैं तो गुड़गांव के आसपास के, गुड़गांव के अलावा, गुड़गांव से आप बाहर चले जाओगे तो वहां बाकी पंजाब में खूब नशा करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान प्रमोटेड है। बेसिकली होता क्या है ना कि इधर से अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान, पंजाब से इधर से एक फेंकेगा, एक पोटली फेंकेगा कुछ नशे की, इधर से पैसा ट्रांसफर कर देगा, और फिर वो समुद्र के रास्ते आते हैं लोग, ठीक है ना, मछुआरे इधर उधर कर देते हैं सब। तो इस प्रकार से आप बिहार में नशा ज्यादा नहीं करते हैं लोग, करते हैं, बहुत करते हैं। मैं भाई अपना देश ना, अपना देश मैं सही बता रहा हूँ आपको, अपना देश धीरे 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 धीरे, देखो सुनो, धीरे धीरे सच बता रहा हूँ, नशे की गिरफ्त में जा रहा है अपना देश, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे जा रहा है। हमारी जो जनरेशन है ना, हमारी जो जनरेशन है वो अंदर से ना खोखला होती जा रही है, अंदर से सच में खोखला हो रही है अपनी जनरेशन। नशा, मोबाइल की रील्स, समझ बात को, बहुत खराब स्थितियां हैं देश के अंदर, ये दिख नहीं रही है किसी को भी, बहुत बुरे हालात हैं। इसमें ना बहुत काम की जरूरत है। देखो सब्जी कहाँ पर होती है? वाराणसी। सब्जी कहाँ पर है? तो सब्जी अनुसंधान वाराणसी, सब्जी अनुसंधान, सब्जी अनुसंधान, दलहन अनुसंधान कानपुर, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। लखनऊ में कौन सा है? वनस्पति। लखनऊ में, कानपुर में, कानपुर में, और सब्जी कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी में सब्जी। अब अच्छा एक चीज बताओ, रेशम उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? कर्नाटक। भाई कर्नाटक सबसे अधिक कौन करता है? रेशम। तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक। तो मैसूर में आएगा आपका रेशम उत्पादन अनुसंधान, है ना, और प्रशिक्षण, रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण, ये आप आएगा मैसूर कर्नाटक। तो ये देखो झूठ है तो कोलकाता, क्योंकि बंगाल ज्यादा करता है ना। और रेशम की बात करेगा तो कहाँ पर आएगा? मैसूर कर्नाटक। मांस और पोल्ट्री दिल्ली में, मांस पोल्ट्री का है, मांस पोल्ट्री, मांस पोल्ट्री, देखो मांस का उपयोग जो मीट खाते हैं तो पूरे देश के लोग खाते हैं लगभग लगभग, ठीक है ना। और पूरे देश की राजधानी कौन है? दिल्ली, इसलिए मांस का अनुसंधान कहाँ होगा? राजधानी में, दिल्ली में, ठीक है ना। कृषि अनुसंधान ICAR, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन कहाँ पर है? जयपुर। अच्छा अपनी बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में दूध दही का खाना, वो राज्य कौन सा? हरियाणा। तो हरियाणा में डेयरी, डेयरी कहाँ पर आएगी? हरियाणा में करनाल। बहुत बार पूछा गया है, करनाल, ठीक है। आपको पता है सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान, आप जानते हैं इस बात को? सरसों और बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का सबसे अग्रणी स्थान, मोटे अनाज उत्पादन में भी राजस्थान का ही अग्रणी स्थान। अभी इकोनॉमिक्स में आपको सर पढ़ाएंगे कौन सी खेती कहाँ होती है, नई डेटा पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो उसमें आप देखना बहुत सारी फसलों में राजस्थान का अग्रणी स्थान है, ठीक है। तीसी के उत्पादन में भी राजस्थान, जिया उत्पादन में राजस्थान होता है ज्यादा। तो ध्यान रखना कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ पर आता है? भरतपुर। भरतपुर आपने नाम सुना है? जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल, जानते हो महाराजा सूरजमल? जाट शासक थे महाराजा सूरजमल, भाई बड़ा दबंग शासक था वो। भरतपुर के, आगरा भरतपुर का जो इलाका है ना पूरा, ये पूरा मथुरा आगरा भरतपुर, इस पूरे एरिया पर इन्होंने शासन किया था महाराजा सूरजमल, है ना। जाटों का अफलातून कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। दिल्ली और मराठा इन दोनों के बीच में है। इधर ये जो राजस्थान की लोकेशन अगर आप देखोगे तो इस तरफ से आप देखोगे तो इधर से ये आपका पड़ता है, ये इस तरफ से पड़ता है, देखो ये मालवा है, इधर ये हमारा अलवर पड़ता है जिला, और यहाँ पर कौन है? दिल्ली। तो दिल्ली और मालवा, दिल्ली और मालवा, और नीचे मालवा के क्षेत्र हो गया MP, और महाराष्ट्र में कौन हो गया? मराठा। तो इधर मराठाओं, मालवा और दिल्ली, इनके बीच में से आप गुजरोगे यहाँ से, तो ये इलाका था किसका? महाराजा सूरजमल का। समझे नहीं समझे? लेकिन मुझे लगता है हिस्ट्री बात बैठाऊंगा मैं जरूर, ज्योग्राफी के साथ में लिंक करके पढ़ा सकते हैं अपने, है ना। अपने तो जो अपने से बढ़िया तो हिस्ट्री कौन पढ़ा सकता है? बताओ, बता दो कौन पढ़ाएगा? नहीं, हाँ तो सही बात है, जिसका ज्योग्राफी अच्छा उसका हिस्ट्री भी अच्छा, और उसका पॉलिटी भी अच्छा। जो पॉलिटी पढ़ाने में मजा आया, हाय हाय। अब तो मैं खान से वो कह सकता हूँ, कोई बात नहीं सर, मैं नहीं बता देना।
है ना, आप कह देंगे सर समय कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देंगे। केंद्रीय तुम्हारी पूरी नहीं हुई क्या? नहीं पढ़ाऊंगा। ना ना ना, अभी नहीं भाई, अभी अभी प्रैक्टिस में नहीं है ना ज्यादा। केंद्रीय सरस्वती अनुसंधान कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल। इतिहास में ऐसा प्रश्न कोई पूछे तो दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग में रखना, तो ये ध्यान रखना कि सरसों अनुसंधान भरतपुर में होता है, तो ये होता है, ठीक है, राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में आएगा, ठीक है ना। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई। मुंबई नाबार्ड कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई में। नेक्स्ट अगला, अच्छा इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, क्या मतलब? 40 में आया, 45 में क्लास शुरू करी, 1 घंटा 15 मिनट हुआ है, 15 मिनट में बात कर ली, 1 घंटा तुमने पढ़ाई करी है या नहीं? पढ़ाई करो, ये पढ़ाई होगी, समझे? हाँ चुप रहो। हाँ अच्छा, ना बेटा ना, मजा नहीं आ रहा ना? नहीं आएगा मजा। देखो खनिज आलो, खनिज बेटा, खनिज 2 प्रकार के होते हैं। एक मिनट क्या कह रहे हैं? एक सुन लो यार, एक बच्चा कुछ कह रहा है। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? क्या करने के लिए? अच्छा वो लिख के दिया वो, हाँ उसको तो मैं जरूर पढ़ूंगा, उसको जरूर। नहीं वो उसने बहुत अच्छा लिखा है। देखो नकल मार के लिखा है, खुद लिखा है, खुद लिखा है, चलो कहीं से भी लिखा होगा, बोलेंगे लिखा बहुत अच्छा है ना। देखो प्लीज आपसे निवेदन है, फोन मत निकालना प्लीज, सुन लो। क्या नाम है तेरा? गोरी नाम है? अरे गोरी शंकर होगा। जो खुद मैंने एहसास किया है वही लिखने का प्रयास किया है। अभी मुझे समझ में नहीं आया लेटर लिख के दिया है या उस फॉर्म में लिख के दिया है। इसमें लिखा है कि मुश्किल से भी मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, और जो कभी ना भूल पाए वो पल दिया है आपने। आपने ही तो हमें शिक्षा का सही मतलब सिखाया है, आपने ही तो इस दुनिया को अलग नजरिए से दिखाया है। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है, और जब कभी भी लगा मैं गिर रहा हूं आपने ही हाथ दिया है। ये लाइन गलत लिख दी आगे बेटा। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं, तो कभी एक दोस्त की तरह हमें प्यार से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जानता है, वह गुण हो या अवगुण वह उसे पहचानता है। आपने ही तो मुझे खुद से मिलाया है, हार का हार का भी मुझे हार कर भी मुझे जीतना सिखाया है। आपका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकता। अंतिम लाइन है, बड़ा अच्छा लिखा है। अंतिम लाइन है कि रुला के मानोगे। और लिखा है कि बस आपकी दुआ और सर पे हाथ चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत सुंदर लिखा है। फिर आप इसको पढ़ लो। देखो सुनो, खनिजों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, सुन लो भाई सुन लो, खनिजों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। आज फोन आया था अनिल भाई का, सुनो। तो वो मुझे कह रही है मास्टर तू तैयारी कर ले, मुझे क्या कह रही है अब तू तैयारी कर ले। मैंने भाई क्यों? बोले अब तो तू आरएएस बन सकता है आराम से। मैंने कहा कैसे? वो तो पहले बन जाते। तो बोले कि अब इसलिए कि अब मैं कमाने लग गई हूँ, तो अब मैं तुझे पढ़ा सकती हूँ। अब मैंने कहा चल ठीक है, देखेंगे विचार, मैंने तो चलो विचार करें, कोई बात नहीं है। नहीं मतलब सुनो सुनो, नहीं ठीक है, तो अब बताओ मैं अगर मान लो कि मैं तैयारी कर भी लूँ, माना कि मैं तैयारी कर लूँ और माना मैं आरएएस बन जाऊँ, तो बताओ ऐसे बच्चे काम मिलेंगे? है ना, नहीं मिलेंगे ना। जो ऑफिस आएगा वही गाड़ी देके जाएगा, है कि नहीं? बताओ कोई अच्छा करेगा ना? कोई नहीं करेगा। अपने मान लो जीवन में एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं कमाएंगे, है कि नहीं, तो भी पता क्या कहेंगे? तो भी भ्रष्ट ऑफिसर कहलाएंगे हमेशा, ये रहेगा। आपने कोई ईमानदारी से काम करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो इतना जो बच्चों का लाड प्यार मिलता है वो थोड़ी मिलता है कभी भी। अब उसको मैं ये बात कैसे समझाऊं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो खनिज है, खनिज खनिज। ये लिख रहा है एक ही दिल है कितने बार जीतेंगे सर। अच्छा कोई बात नहीं। देखो क्या तुम पढ़ते कम हो? एक तो मैं भी ऐसा ही हूँ, तुम भी ऐसे ही हो ना। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक खनिज होते हैं धात्विक, एक होते हैं अधात्विक। धात्विक धातु वे होते हैं जिनके कुछ विशेष गुण होते हैं, जिनमें चमक होती है, इस प्रकार से धातु के गुण आप विज्ञान में पढ़ते होंगे। बेटा तुमने बहुत सारा करता है, तुम बता रहा हूँ। नहीं पीले शर्ट वाले के बगल में आगे बैठा हुआ। तो अब 5-6 दिन क्लास और बची है, फिर जाएगा फालतू। देखो तो एक धात्विक होते हैं, धात्विक में भी 2 होते हैं, एक तो धात्विक में लोह धात्विक, एक होते हैं अलोह धात्विक। एक लोह धात्विक और एक कौन से होते हैं? अलोह धात्विक। लोह धात्विक और अलोह धात्विक, जैसे लोहा है, मैंगनीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ये आप ध्यान रखना इन सब नामों को। लोहा, अयस्क, मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल। आपको करंट अफेयर में आपसे चर्चा होगी रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मेटल है ना, उनको थोड़ा देख लेना जब ऐसे जैसे पढ़ाएं, तो जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा में है रेयर अर्थ मेटल के बारे में, थोड़ा सा निगाह करके जाना उसके ऊपर, कौन कौन रेयर अर्थ मेटल में शामिल है या नहीं है, ये देख लेना, ठीक है ना। तो लोहा, अयस्क, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल ये सब किसमें आते हैं? लोह धातु। अलोह धातु में सोना है, ठीक है ना, चांदी है ना, तांबा, ये सब किसमें आते हैं? हेलो, ये पेट्रोल है, कोयला है, जिप्सम है, संगमरमर है, ये सब किसमें आता है? धातु। देखो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, महल बताया था, महल। मैं का मतलब मैग्नेटाइट, है का मतलब हेमेटाइट, ले का मतलब लिमोनाइट। महल बताया था, महल। तो महल याद कर लेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, और एक सड़ा बचा जो सबसे बेकार है, सड़ा गला, वो सिडराइट। तो ध्यान रखना महल ऐसे लगेगा, महल। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, और एक कौन सा? सिडराइट। 4 किस्म है लोहे की। सबसे अच्छा लोहा वो सबसे अच्छा कौन सा है? मैग्नेटाइट। सबसे खराब सड़ा गला वो कौन सा? सिडराइट। अच्छा या खराब किस आधार पर होता है? जिसमें आयरन नहीं, आयरन कंटेंट कितना है, लोह की मात्रा कितनी है, लोह अंश कितना है। एक मतलब लोह अयस्क का मतलब एक पत्थर है, इस पत्थर के अंदर लोहा है, एक दूसरा पत्थर है उसमें भी लोहा है, एक तीसरा पत्थर है उसमें भी लोहा है, चौथा पत्थर है उसमें 4 स्टोन लिए, चारों में लोहा है। लेकिन एक के अंदर लोहा कितना है? 70%, 80%, मतलब अधिकांश लोहा ही लोहा है उसके अंदर। दूसरे पत्थर को तोड़ फोड़ के निकाला तो उसमें 60% निकला, एक निकाला तो उसमें 50% निकला, एक निकाला 40% निकला। तो लोह अंश की मात्रा के घटते आधार पर, घटता हुआ लोह अंश के आधार पर मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ है। सिडराइट जिसमें सबसे कम, केवल पत्थर को पूरा तोड़ोगे फोड़ोगे तो उसमें 30-35% लोहा मिलेगा, जिसमें 70 से 80% मिल जाएगा कौन सा? मैग्नेटाइट। तो लोह अंश की मात्रा के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया 4 भागों में, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। इसमें बस केवल 1 2 3 नाम है, ज्यादा नहीं है। जैसे बादाम पाड़ बहुत फेमस है उड़ीसा, और चिड़िया के खान झारखंड। अगर मैं इस पूरे में आपको कहूँ कि केवल आप 2 ही नाम याद कर लो, तो अगर लोहे में से प्रश्न आया तो इन दोनों में से ही आ जाएगा। अब आप समझ लो मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि लोहा पढ़ना है दरोगा के लिए, आप केवल 2 नाम पढ़ लो, इतना पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इतना कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन चूंकि पता नहीं यार कब हो सकता है गड़बड़ कर जाए, है कि नहीं। लेकिन ये 2 नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चिड़िया के खाने और एक आपका बादाम पाड़। बादाम पाड़ उड़ीसा, चिड़िया के खाने झारखंड, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप सुनो,
इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम का नहीं है, लेकिन फिर भी लो एस पेटी आयरन और बेल्ट। आयरन और बेल्ट जो है उसमें उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, और उड़ीसा झारखंड के इलाके में निकलता है लोहा। फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में निकलता है, इधर कर्नाटक में। ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर ये छत्तीसगढ़ इधर का इलाका है। बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट ये कर्नाटक इधर आसपास है। और महाराष्ट्र गोवा जो पश्चिमी घाट, ये दोनों पश्चिमी घाट है, और ये आपका उत्तरी पूर्वी पठार है। उत्तरी पूर्वी पठार और पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, ये लोहा मिलता है। देखो पीआईबी 2024 के आंकड़े, पीआईबी अप्रैल 2024 इसके डेटा है। पीआईबी में ये आया था तो मैंने अपडेट करवाया था। भारत में विश्व के कुल लो एस का कितना परसेंट मिलता है, मतलब 1/10वां भाग लो एस का कहां से मिलता है, भारत। ये भारत सरकार ने कहा है। भारत विश्व में लो एस का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक चौथा है, 4 नंबर। 1 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 2 पर ब्राजील, 3 पर चीन और 4 पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। ये आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत चौथा उत्पादक है। अब सुनो आप, देखो वर्ष 2021-22 के दौरान देश में लो एस का उत्पादन 2,04,035 टन हुआ, जिसमें से अकेले उड़ीसा 53% उत्पादन किसने किया, लो एस का, उड़ीसा। तो लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। दूसरा, दो याद रखना, एक उड़ीसा और एक उड़ीसा, और दो ही याद रखने विशेष रूप से, पहला उड़ीसा। आधे से भी ज्यादा लो एस उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा। ये 2021-22 के सरकारी आंकड़े, उड़ीसा। अब आओ उड़ीसा में फेमस कौन पड़ता है, तो उड़ीसा के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है, बोनाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, सुंदरगढ़ के अंदर कौन सी है, बोनाई पहाड़ी। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में बोनाई है, उड़ीसा के मयूरभंज के अंदर, है ना, मयूरभंज में गुरु महिसानी, सुलापेट और कौन सा है, बदामपाट। और झार के अंदर उड़ीसा का झार क्षेत्र पड़ता है, इसमें पड़ता है नोवा मंडी। कौन पड़ता है, नोवा मंडी पड़ता है, ठीक है ना। तो नोवा मंडी। कर्नाटक के अंदर आप आओगे तो बेल्लारी, और बेल्लारी के अंदर पड़ता है संदूर हॉस्पेट की खाने। कर्नाटक में चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, और इसमें पड़ती है पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख। बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख। और बाबा बुदन की पहाड़ियों में क्या मिलता है, कॉफी भी, कॉफी की खेती होती है। पहाड़ी की चट्टानों में तो लोहा मिलता है, पहाड़ी के ऊपर कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख की खाने लोहे के लिए फेमस है, ठीक है, लोहे के लिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पड़ता है डल्ली राजहरा, नहीं हाँ डल्ली राजहरा, है ना डल्ली राज। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पड़ता है डल्ली राज, है ना, डल्ली राजहरा दुर्ग, डल्ली राजहरा दुर्ग। और राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पड़ता है बेलाडीला, वैसे बस्तर वैसे बेलाडीला, है ना, बेलाडीला और दंतेवाड़ा, बेलाडीला और ये दंतेवाड़ा, ये सब तो उधर जो है पूरा, ये तो जो है ना इसके लिए ये क्या बोलते हैं इसको, नक्सलवाद। ये सब नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलवाद से प्रभावित है। झारखंड के अंदर नोवा मंडी, है ना, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम, इसमें पूर्वी सिंहभूम पड़ता है नोवा मंडी, और पश्चिमी सिंहभूम में गोवा। और झारखंड में एक चिड़िया की खान लिखा था ना उसमें, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। आप एक कोई क्षेत्र जो खाने हैं, तो ये खान का विस्तार एक से ज्यादा राज्यों में हो सकता है, सीमांत क्षेत्र के खाने होंगे, तो इधर भी मिल जाएगा, उधर भी मिल जाएगा, इसलिए हम दो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये चिड़िया की खान लिखा है ना उसमें, नहीं लिखा है ना, तो इसको लिख लो, चिड़िया की खान लिख लो, चिड़िया की खान झारखंड, ठीक है ना। चिड़िया में लिखवाया था वैसे आपको पीछे, जब मैंने झारखंड का पठार पढ़ाया था वहां लिखवा दिया, पक्का मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है ना। तो चलो बाकी फिर आपको पढ़ाएंगे कल। ओके भाई, कल मिलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, कल मिलते हैं कल।